मैं डॉक्टर मधु वर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। मैं सबसे पहले श्री राजीव मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से लाइव प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। मेरे आज के शोध पत्र जिसका मैं वाचन करने जा रही हूँ उसका विषय है आत्मकथा साहित्य में एक आयाम, एक कहानी यह भी। साहित्य की कोई भी विधा सर्वथा साहित्य के नियमों से बंधी हुई नहीं होती और न ही हो सकती है। यदि ऐसा होता तो साहित्य नित नवीन नहीं होता और न ही जनता की चित्तवृत्ति का परिणाम, और साहित्य पूरी तरह से चली आती हुई परंपरा का विकास भी नहीं होता। उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य में जहाँ भी शास्त्रीय नियमों को रूढ़ि के रूप में अपनाया गया, वहाँ पर वैसी सफलता नहीं मिली जैसी कि साहित्य में नए प्रयोगों के माध्यम से मिली है। इसके लिए हम राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविताओं को देख सकते हैं। इस अध्ययन का विषय है। मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी शीर्षक से अपनी कहानी कहकर एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि इस रचना को साहित्य की किस विधा के अंतर्गत रखा जाए। इस शोध पत्र का उद्देश्य एक कहानी यह भी की विधा को खोजने का प्रयास है। नवीनतम साहित्यिक विधाओं को परंपरागत रूप में समझते हुए आधुनिक संदर्भों में जानना, आत्मकथा की विशिष्टताओं को जानना। साहित्य पहले लिखा जाता है और विधा का निर्धारण बाद में होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी यह भी के साहित्यिक स्वरूप को जानना इस पत्र का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हिंदी एक कहानी यह भी का संवेदनात्मक आनंद प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य है। साहित्य में नवीनतम गद्य विधाओं का विकास भी एक नया प्रयोग और विकास ही है। गद्य में निबंध विधा का विकास और फिर यात्रावृत्त, आत्मकथा जैसी विधाओं का उद्भव। हालांकि इन विधाओं का विकास कोई चमत्कारिक नहीं है। इनके बीज भी पूर्व साहित्य में देखे जा सकते हैं, परंतु एक स्वतंत्र विधा के रूप में दिखाई पड़ना और फिर क्रमशः विकास और उसके संबंध में शास्त्रीय नियमों का निर्धारण जैसे एक प्रक्रिया है, वैसी ही फिर उस विधा में शास्त्रीय नियमों से परे नए प्रयोग उस विधा में नए आयाम तो स्थापित करते ही हैं, साथ ही उस विधा की नीरसता और जड़ता को समाप्त कर उसमें बसंत का नया विकास और नवीनता भी लाते हैं। साहित्य भी इसीलिए चिर नवीन होता है, साहित्यकार कालजयी होता है। हिंदी में आज आत्मकथा एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। कभी समय था जब कवि या साहित्यकार अपने बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझते थे, परंतु आधुनिक काल में गद्य के विकास के साथ ही हिंदी में आत्मकथा साहित्य भी आगे बढ़ रहा है। समकालीन साहित्य में तो नारी विमर्श के कारण महिला लेखिकाएं साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आत्मकथा लेखन में तो महिला साहित्यकार बहुत सक्रिय दिखाई दे रही हैं। दस्तक जिंदगी की, मूड जिंदगी का जो कहा नहीं गया, लगता नहीं है दिल मेरा, बूंद बावड़ी कुछ नहीं कुछ अनकही, मेरी जीवन यात्रा, मुझे माफ करना, चंद सत्रे और, लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडली बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, हादसे, एक कहानी यह भी, अन्या से अनन्या, जमाने में हम, दोहरा अभिशाप, शिकंजे का दर्द। ऐसी ही आत्मकथाएं हैं जिन्होंने आत्मकथा साहित्य को नया आयाम और दिशा दी है। यह सही है कि साहित्यकार कभी भी सांचे में बंधकर या ढांचे में ढलकर नहीं लिखता। इन आत्मकथाओं में भी ऐसी आत्मकथाओं को देखा जा सकता है जो आत्मकथा के पारंपरिक सांचे से परे नए आयाम स्थापित करती हैं। उनमें से एक नाम है एक कहानी यह भी। लेखिका ने ही इसे एक कहानी नाम दिया है, तो क्या इसे कहानी की श्रेणी में रख सकते हैं या किसी और विधा में? मन्नू भंडारी के शब्दों में कहे तो आज तक मैं दूसरों की जिंदगी पर आधारित कहानियां ही रचती थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जुर्रत की। तो यह जुर्रत ही क्योंकि
हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के अनुभव के टुकड़े तो बिखेरता रहता है, कहीं उसके विचार और अवसाद के क्षण, कहीं उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं भी अंकित हैं, तो कहीं धिक्कार और प्रताड़ना के उद्गार। इतना सब जानने महसूसने के बावजूद अगर मैंने इसे लिखा तो केवल इसलिए कि दूसरों की रचनाएं, कहानियां रचते समय मुझे अपनी कल्पना की उड़ान के लिए पूरी छूट रहती थी, जिसके चलते मैं उनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं को जितना चाहती काटती छांटती बदलती रहती थी, क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य न सामने वाला व्यक्ति हो रहता था, न उसकी जिंदगी किसी घटना या अनुभव को उकेरना। दूसरी ओर लेखिका स्वयं इसे आत्मकथा की बजाय कहानी कहना चाहती हैं। वे कहती हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी ही रखा। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। इतना ही नहीं, लेखिका अपने जीवन की कुछ घटनाओं और पात्रों को मात्र इसलिए शामिल करना उचित नहीं समझती है क्योंकि वे लेखन और साहित्य से हटकर हैं। वे कहती हैं, अपने निजी जीवन की त्रासदियों भरे पूरक प्रसंग को लेखकीय जीवन पर केंद्रित अपनी इस कहानी में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस दुविधा ने कई दिनों तक मुझे परेशान रखा। अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों से सलाह ली और उनके आग्रह पर अंततः इसे सम्मिलित करने का निर्णय लिया। यह तो बात हुई लेखिका की कहानी के रूप में स्वीकारोक्ति की। अब प्रश्न है, लेखिका ने जिस रूप में अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं और पात्रों को अत्यंत अंतरंगता से और निजता से चित्रित किया है, वह सब एक कहानी के अंतर्गत आएगा अथवा किसी अन्य विधा में। जहाँ तक कहानी का प्रश्न है, कहानी के परंपरागत तत्वों में कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य आते हैं। कहानी यथार्थवादी भी हो तो उसमें लेखक की कल्पना आवश्यक रूप से होती है। दूसरों की कहानी लिखते हुए लेखक उसमें समा जाता है। मनु भंडारी ने स्वयं इसमें लिखा है, यह भी कैसी विचित्र विडंबना है कि दूसरों की कहानियां रचते समय मुझे सामने वाले को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था, और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटाकर एकल एकाकार होते थे। कहानियों में अपने अनुभव से लेखक आसपास के वातावरण और पात्रों को चित्रित करता है। जैसा कि मनु भंडारी कहती हैं, मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। स्पष्ट है, दूसरों के द्वारा भोगे हुए जीवन का अंकन कुछ कल्पना, कुछ सरसता, कुछ जिज्ञासा के साथ इस दृष्टि से एक कहानी यह भी कहानी नहीं हो सकती। लेखिका स्वयं इसे कहानी कहते हुए भी यह कहना नहीं भूलती हैं कि पर अपनी कहानी लिखते समय तो मुझे अपने को अपने से ही काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ा। यह निहायत जरूरी था, और इस विधा की अनिवार्य शर्त तटस्थता की मांग थी कि लिखने वाली मनु और जीने वाली मनु के बीच पर्याप्त फासला बनाकर रख सकूं। कहानी की मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, जो कहती है आगे बढ़ो। आत्मकथा का लेखक अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करता है, इसलिए आत्मकथा अतीत को भी भोगती है। मनु भंडारी भी अपने अतीत की उन स्मृतियों में रस लेती हैं। आगे बढ़ने की
कभी कभी कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं देती है। वे लिखती हैं, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहां जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए भी वे गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। इस तरह से उन्होंने अपनी अतीत को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया है। अपनी बात कहते हुए मनु जी भी तत्कालीन परिवेश के प्रति पूरी तरह से सजग रहती हैं। वे तत्कालीन परिवेश को चित्रित करते हुए लिखती हैं, आज़ादी की खुशियों भरा दिन और साथ ही विभाजन की त्रासदी का घाव कुछ भी अछूता नहीं रहा। कितना मन था कि दिल्ली जाकर किसी तरह सत्ता का हस्तांतरण देखने को मिला, क्योंकि लगता था कि जैसे इस उपलब्धि में हमारा भी योगदान है, पर यह संभव नहीं था। सो अजमेर की सड़कों पर ही जश्न देखा। अजमेर शहर में वैसी दिवाली न पहले कभी मनी होगी न बाद में। आज़ादी के साथ जुड़ा विभाजन और उसकी भयंकर त्रासदी, सूचना के स्तर पर तो हमें यह सब मालूम हुआ, पर संवेदनों के स्तर पर उस समय हमने उसकी आँच महसूस नहीं की थी। यदि हम आत्म कथा की कतिपय विशेषताओं की ओर दृष्टिपात करें तो आत्मकथा में लेखक अपने ही भोगे हुए जीवन को आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान के उद्देश्य से लिखता है। क्रमबद्धता, व्यवस्थित रूप, सत्यता, तथ्यता, तटस्थता, लेखक की भावनाएं, संवेदना, तत्कालीन परिवेश और इन सबसे अधिक समाज और राष्ट्र के लिए आत्मकथा दिशा निर्धारक और प्रेरक भी होती है। एक कहानी यह भी इन सभी कसौटियों पर खुद खरी उतरती है। लेखिका ने यथासंभव क्रमबद्धता से अपने जीवन का अंश प्रस्तुत किया है। जन्म से लेकर एक कहानी यह भी रचने तक जैसे लेखिका ने एक एक पल को पुनः जीते हुए पूरी आत्मीयता से आत्मकथा रची है, जिसका नायक वे स्वयं ही हैं। अपने बचपन की यादों को पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे अपने व्यक्तित्व को मजबूती देती हैं। मनु भंडारी जी बड़ी कुशलता और निष्पक्षता से आत्मकहानी को आगे बढ़ाती हैं। वे लिखती हैं, पर उससे भी बड़ा संकट था किसी जब तब नागा कर जाती तो समझ में नहीं आता था 2 महीने की बच्ची का मैं क्या करूं। उसे देखना न राजेंद्र के बस की बात थी, न ही वे उसके लिए तैयार थे, क्योंकि उनके मन की असली गांठें तो यह थी कि मेरे कॉलेज जाने के पीछे अगर उन्होंने बच्ची को देखा तो वे उसकी आया बनकर रह जाएंगे, और उनका यह अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था, चाहे साहित्यिक मंथन हो या व्यक्तिगत जीवन की उलझन बड़ी सहजता से व्यक्त होती जाती हैं, जिसे पढ़ते पढ़ते एक स्त्री अपने आप को मनु समझने लगती है। चाहे हर औरत लेखिका नहीं है, फिर नारी पुरुष के संबंध पति पत्नी के रूप में कमोवेश यही है। पुरुष एक आया, एक काम वाली नहीं कहलाना चाहता, परंतु स्त्री का कामकाज देखने के बाद कमाने वाली, नौकरी करने वाली सब है। यह एक आत्मकथा है, एक स्त्री की आत्मकथा, एक नए रूप के साथ, एक नए आयाम के साथ। नमस्कार। All right. Okay.